आया नहीं, कोई आए तो फिर पूछूं। तो जब आप शुरू करते हो उसको 1 मिनट बाद होगा। बहरहाल चलिए दोस्तों, आदाब। आज 22 अप्रैल का दिन है। आज ही के दिन मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद का लखनऊ में इंतकाल हुआ था। एक पूरा मंजरनामा मेरी निगाहों के सामने आता जा रहा है। उनके हवाले से बहुत सी ऐसी बातें जो कुछ हम लोगों ने सीखी थी उनसे, जो उनसे हासिल की थी, वो तमाम चीज़ें एक एक करके निगाहों के सामने, उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बतें सब सामने आ रही। हज़रत बुनियादी तौर पर मेरे वालिद साहब जो थे, फैज़ाबाद से उनका ताल्लुक़ था। अब तो खैर वो अम्बेडकर नगर में चला गया। एक गांव था, उस गांव के जो उसकी तारीख़ ये थी कि वहाँ पर हम बुज़ुर्ग हमारे जो थे वो मलिक महमूद साहब हुआ करते थे। तो उस गांव के सिलसिले में ये कहा जाता था कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह समनान ईरान से हिजरत करके जब आए तो वहाँ समनान में वो राजकुमार थे। तो रोज़ाना उनको ख्वाब आता था कि तुम ये राजपाट छोड़ो और चल जाके दीन की तबलीग करो। तो बहरहाल जब वो कई मरतबा ख्वाब आया तो उन्होंने उसका ज़िक्र किया और फिर ये किया कि उन्होंने राजपाट अपने किसी अजीज़ को देख के और वो ख़ुद अपना वहाँ से हिजरत कर गए। और हिजरत करके उस गांव में क्या बोलते हैं वो गई खबर ये गई गांव में कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया मेरे बुज़ुर्गों। चुनांचे ये हुआ कि गांव से भी जो हमारे जो जागीरदार बुज़ुर्ग हमारे थे, हमारे आबा अजदाद, उनके पास छोटी मोटी फ़ौज चल गया। हाँ हाँ चल। माज़रत खाऊँ, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। बहरहाल मैं सिलसिला शुरू करता हूँ कि मेरे वालिद मतलब हम लोगों का जो वतन है वो उस ज़माने में तो फैज़ाबाद में आता था, लेकिन आजकल वो अम्बेडकर नगर में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत मकबूल और मशहूर शख्सियत गुज़री है। वो वहीं आबाद है जहाँ हर साल उनका उर्स होता है, बिरूड़ के पास की चौसा शरीफ के पास दरगाह में। तो उनके बारे में ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, बल्कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये तमाम वाक़यात शामिल हैं। वाक़या ये है कि वो समनान ईरान के राजकुमार थे। तो उनको रात में ख्वाब आता था कि तुम्हारे लिए ये नहीं है कि तुम बादशाह बनो या लोगों पर हुकूमत करो, तुम्हें तो दीन की राह में और तबलीग की राह में और खुदा की राह में जाके प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। एक मरतबा आया, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं है, फिर बराबर वो ख्वाब आने लगा। तो उसका जिक्र उन्होंने अपने दरबारियों से किया। दरबारियों ने कहा कि साहब इस पर खुदा की मर्ज़ी है। तो बहरहाल इन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो वहाँ से हिजरत करेंगे और आएंगे। खैर उन्होंने हिजरत किया और हिजरत करके चलते चलते चलते, ज़ाहिर है उस ज़माने में घोड़े पर और जो भी सवारी उस ज़माने की थी उसी पर आया जाया जाता। तो पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। फिर पर्टिकुलर उस जगह पहुँचे जो मेरे बुज़ुर्गों की जगह थी। बिधूड़ गांव था, बिधूड़ मलिक गांव था।
वहाँ जागीरदार लोग थे। तो हमारे गांव में ये खबर गई कि साहब आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया और वहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं और तंबू कनात लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो उस ज़माने में जागीरदारों के पास छोटी मोटी फ़ौज हुआ करती थी काम करने वालों की। चुनांचे हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे आबा और अजदाद में महमूद साहब थे। वो आए कि भाई किसने हमारी अच्छा वो उस पर जगह पर कब्ज़ा कर लिया। वो आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ वाकई, तो उन्होंने कहा भाई कौन साहब हैं जो आ गए और बगैर पूछे हमारी जगह पर आ गए। तो उन्होंने वो उनके जो थे सिपाही वगैरह उन्होंने ले जाके उनको वहाँ पहुँचा दिया, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की कि क्या बोलते हैं, बहुत आदमी मुतासिर होता था। ये गए तो इनका मुनाजरा हुआ, यानी उससे उनसे बातचीत हुई और बातचीत में इन्होंने समझ लिया कि ये आदमी वाकई सही कह रहे हैं और ये इस काम के लिए आए हैं, वो कब्ज़ा वब्ज़ा करने नहीं आए हैं ज़मीन पर। चुनांचे हमारे बुज़ुर्ग इतना मुतासिर हुए उनसे कि उन्होंने फ़ौरन उनके हाथ पर बैत कर लिया और वो जगह जहाँ उनका तंबू कनात और ये तमाम चीज़ें थी वो सब तोहफे में अपने बुज़ुर्ग को दे दिया, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। तो उन्होंने खुश होकर ये कहा कि इस गांव के लोग मलिक हैं। मलिक माने बादशाह के, मतलब दिल के बादशाह हैं, ये लोग मलिक हैं। बहरहाल साहब एक बुज़ुर्ग का दिया हुआ ये खिताब था, ये किसी अंग्रेज़ ने या किसी और जागीर मतलब किसी बड़े आदमी ने नहीं, एक बुज़ुर्ग ने दिया था, एक दीनी शख्सियत ने दिया था। चुनांचे लोग अपने उनके ज़माने तक मलिक लिखने लगे। उसके बाद उनके बाद की जो नस्लें हैं, यानी हम लोग जब आए सामने, हमारे वालिद की जो और लोग आए तो उन्होंने ज़्यादा अपने से बढ़ा लिया, यानी कि मलिक ज़्यादा माने बादशाह का बेटा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इतने बड़े बुज़ुर्ग का खिताब मिला हुआ है हमारे गांव के और यहाँ के लोगों को कि इस गांव के लोग हैं तो हम लोग उनकी औलादें हैं, तो हम लोग मलिक ज़्यादा हुए। तो उस निस्बत से हम लोग मलिक ज़्यादा हो गए। हमारे यहाँ हमारे गांव में इल्म का बड़ा फुक़दान था, लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे। लेकिन हमारे दादा जो थे उनका भी नाम महमूद था। उन्होंने हिजरत की वहाँ से, गांव से, और वो चले आए गोरखपुर। गोरखपुर में पढ़ाने लगे वो, एक मदरसे में, गालिबन मदरसे में या हाई स्कूल, और क्या बोलते हैं एक मस्जिद के वो इमाम भी थे। तो वहाँ रह के उन्होंने मेरे वालिद की तमाम तालीम व तरबियत जो है वो गोरखपुर में हुई और गोरखपुर में वो बहुत मकबूल रहे, बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे वालिद ओरेटर थे और उस ज़माने में वो कुछ देश की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में तहरीक चलती थी। तो ये मौलाना आज़ाद की तहरीक से बहुत मुतासिर थे। चुनांचे ये उस तहरीक में शामिल हो गए और वहाँ रहे। तो वहीं रह के इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। हालांकि ये बड़े मतलब इनका घराना जो था बड़े मौलवी लोगों का घराना था और वो था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसमें वो किया और थोड़ा सा ये रद्दोबदल किया और ये थोड़ा सा जदीद भी हुए और अपना सारा काम हम करते रहे, अपना पढ़ते लिखते रहे और ये रहे वो पहन, मतलब जो कुछ भी उस ज़माने में जो स्टूडेंट पहनता घूमता ये वगैरह वो भी इन्होंने किया और अपना है। मुख्तसर ये कि मेरे वालिद ने 3 चीज़ों में एमए किया वहाँ पर। हिस्ट्री में एमए किया, अंग्रेज़ी में एमए किया और उर्दू में एमए किया।
और उसके बाद फिर इनका जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ वो वहाँ हुआ, महराजगंज में एक जगह थी, वहाँ एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते रहे। उसके बाद फिर क्या, ये जो अहम जगह उनकी ज़िंदगी में आई और उससे उनको मतलब उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनकी शख्सियत को निखरने का मौका मिला है और वहाँ उन्होंने निखारा, वो थी आज़मगढ़ शिबली कॉलेज। शिबली कॉलेज में 12 साल मेरे वालिद साहब ने अंग्रेज़ी पढ़ाई। और इत्तेफाक ये था कि उस ज़माने में उर्दू के नामवर नक्काद शमशुर रहमान फ़ारूकी ने भी वहीं से अपना करियर अंग्रेज़ी ज़बान से के लेक्चरर की हैसियत से शुरू किया था। बाद में फिर वो वहाँ से निकले। मेरे एक मामू थे वसीम साहब, वो भी अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में थे। मेरे खालू थे अली अहमद अब्बासी साहब, वो भी अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में थे। चुनांचे ये लोग अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में थे। और वहाँ मेरे वालिद की यह खुसूसियत थी कि जिस शहर में रहे उस शहर में उनका सितारा हमेशा बुलंद रहा। पूरा शहर उनको जानता पहचानता रहा। कुछ न कुछ अदबी हंगामों से, और उस ज़माने में कुछ सियासी तौर पर भी मकबूल थे, तो लोग जानते पहचानते रहे। फिर फिराक गोरखपुरी ने मेरे वालिद को ये कहा कि मियाँ ऐसा है कि यार तुम अंग्रेज़ी के अब नहीं, तुम तो उर्दू में भी एमए हो, पीएचडी करो उर्दू में। चुनांचे मेरे वालिद ने पीएचडी उर्दू में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। महमूद इलाही साहब थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया और फिर उर्दू में पूरी तरीके से दाखिल हो गए। पहला गोरखपुरी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, बैसियत लेक्चरर के वहाँ रहे। और फिर इन्होंने उर्दू दुनिया में पूरे तूम तड़ाक के साथ, धूम धड़ाके के साथ कदम रखा। कई किताबों के मुसन्निफ़ रहे। मुशायरे का की निज़ामत इनकी इतनी मकबूल हुई कि कभी भी जब तक वो हयात रहे, हयात से एक आध साल पहले तक, हिंदुस्तान का शायद ही कोई बड़ा मुशायरा हो जिसकी निज़ामत उन्होंने ना की। पूरी दुनिया में बुलाए गए, पूरी दुनिया के कई मरतबा, अमेरिका का कई मरतबा सफ़र, अमेरिका के 21, 22 शहरों में, कनाडा में वगैरह वगैरह, पूरा उन्होंने पूरा घूमा। और लोगों ने उनकी बड़ी पजीराई की, बड़ी इज्जत। और कोई भी बड़ा मुशायरा होता था जो इंटरनेशनल होता था तो मरहून मिन्नत होता था मेरे वालिद की निज़ामत का, वो निज़ामत किया करते। इसी दरमियान ये हुआ कि मैंने पहले आपसे ये किया था कि मौलाना आज़ाद से उनकी बड़ी हमआहंगी थी। वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम थे। चुनांचे उनकी जो पीएचडी थी, वो पीएचडी का जो थी वो मौलाना आज़ाद के ऊपर थी। और आज़ादी के बाद जो पहली पीएचडी हिंदुस्तान में हुई है मौलाना आज़ाद पर, वो मेरे वालिद की है और वो बड़ी अहम किताब है। अब कभी भी कोई स्कॉलर मौलाना आज़ाद पर कुछ लिखता है और कुछ करता है तो उसको मेरे वालिद के पीएचडी की ज़रूरत होती है, उनके कोटेशन की ज़रूरत होती है। बहरहाल तो मेरे वालिद रहे। और फिर वहाँ से गोरखपुर से आबूदाना जब उठा तो हम लोग आ गए लखनऊ। लखनऊ में तो फिर पूरे तौर पर मरकज़ था उत्तर प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान की नज़र। अच्छा, दूसरी बात है, लखनऊ जो उर्दू का अहम स्कूल, जो 2-3 थे उर्दू के स्कूल, उस लखनऊ भी था। तो उस वहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के और वो चांसेस थे। बहरहाल मेरे वालिद साहब शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी में
लेक्चरर, फिर रीडर, और रीडर के बाद प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब हुए लखनऊ में। और वहाँ पर उनकी शोहरत को तो पर ही लग गए, और हर सर्किल में उनकी बड़ी मान जान और ये और वो है। मेरे वालिद की एक बड़ी खुसूसियत थी, वो खुसूसियत ये थी कि वो बहुत ही इंकिसार उनके अंदर था। मतलब कभी भी उनको उनको किसी तरह का ये नहीं था कि क्या बोलते हैं, थोड़ी सी आना हो कि साहब मैं 3 चीज़ों में, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर और ये वो सब दुनिया भर का, ये सब नहीं था उनके अंदर। उनको जितना लुत्फ़ आता था मुब्तदी शायरों, मुब्तदी उर्दू के तालिब इल्मों के साथ वगैरह वगैरह, उन लोगों की जो महफ़िल होती थी, उनकी जो नशिस्तें होती थी, कोई उनको बुला लेता था तो वो चले जाते थे, और उन लोगों के साथ उठना बैठना उन्हें अच्छा लगता था। चुनांचे मेरे घर पर वो नस्ल जो उर्दू से जुड़ी हुई नस्ल थी, ताज़ा ताज़ा, और यूनिवर्सिटी मिला कि उस्ताद हैं, बल्कि वो तो एज ए दोस्त उनके साथ पेश आते थे और वो करते थे। बहरहाल, अच्छा, उस्ताद भी बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे उस्ताद थे कि उनके जो आम तौर पर उनका जब लेक्चर होता था तो उनकी क्लास जो है पूरी भरी रहती थी, और लोगों को उनके पढ़ाने का अंदाज बड़ा मुतासिर करता था उनके स्टूडेंट्स को। फिर मेरे वालिद साहब ने लखनऊ में वो रहे, फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी, एक गवर्नमेंट की इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान के उर्दू वालों को माली इमदाद वगैरह देता है। और उसके बाद फिर वो उर्दू एकेडमी के वो अध्यक्ष हो गए। मतलब अच्छी हैसियत में हमेशा रहे। और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो जो थे वो उन लोगों में, मैंने पहले कहा था कि उन लोगों में बहुत खुश रहते थे जो जिनके अंदर कुछ सीखने का और ऐसा जज्बा रहता। उसी ज़माने में शायरी का शौक़ मुझे भी लग गया। तो उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने एक दिन हमसे पूछा कि भाई सुना आप शायरी करने लगे? तो मैंने कहा जी। तो कहने लगे भाई शायरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन शायरों से ज़्यादा दोस्ती मत कीजिएगा। तो उन्होंने ये बात उस ज़माने में मजाक में कही थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब, सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ शायरों के करीब गया, नज़दीक गया, तो मुझे ये लगा कि मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है, देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनके करीब जाइए तो पता ये चलता है कि ज़ुबान से कुछ हैं और दिल से कुछ हैं। बहरहाल, अब ये हुआ कि जब मैं थोड़ा सा मैंने हाथ पैर फैलाए और शेर, तो आम तौर पर कभी कभी ऐसा होता था कि 2-1 दावतनामे मिलते थे जिसमें मैं होता था और निज़ामत मेरे वालिद साहब कहते थे। तो शुरू में तो मेरे वालिद साहब ने गुरेज किया मेरे साथ जाने से। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, आप बचेंगे नहीं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा साहब मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप वो करेंगे तो दिक्कत होगी कि कहीं ना कहीं आपको हमारा साथ निज़ामत। फिर ये हुआ कि मुझे दावतनामे वगैरह मिलने लगे और मैं शहर में और बाहर और इधर उधर मुशायरों में जाने लगा। मेरे वालिद साहब भी साथ में, निज़ामत उनकी होती थी लेकिन वो हो जाते थे। लेकिन क्या बोलते हैं, वो हमारा तारुफ कराने में थोड़ा सा तकल्लुफ़ से काम लेते थे, जैसे आमतौर पर दूसरे का तारुफ कराते थे, तकल्लुफ़ से काम। और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आप तमाम हजरात से जो मेरे दोस्त हैं यहाँ फेसबुक पर, जो लाइव मेरे साथ हैं, कि मेरे वालिद ने कभी
मेरी सिफारिश किसी मुशायरे के लिए नहीं की। हालांकि उस ज़माने में ये होता था कि अगर हिंदुस्तान में 100 मुशायरों की फहरिस्त बनती थी तो 7-8 मुशायरों की फहरिस्त मेरे घर पर मेरे वालिद बनाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने हाथ से मेरा नाम नहीं लिखा, या उन्होंने कभी मुझे रिकमेंड नहीं किया, या कोई उनका इशारा ही काफ़ी था, या किसी कन्वीनर से कह देते। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई कन्वीनर, उस ज़माने में ज़्यादातर खतूत होते थे, ये नहीं बता सकता कि मलिकज़ादा जावेद का नाम उनके वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद ने दिया। तो वो अपने मामलात में उनका मिजाज कुछ अजब था। उनका मिजाज ये था कि वो बच्चों के सिलसिले में, अपने बच्चों के सिलसिले में वो ये चाहते थे कि ये लोग खुद आगे बढ़ें, उनको उनके सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मैं और मेरा छोटा भाई परवेज़ मलिकज़ादा भी, तो मैंने तो ये किया कि उस ज़माने में मैंने पीएचडी में मैं इनरोल्ड था अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो एक साहब, एक आईएएस, मेरे करम फरमा और मेरे बहुत वो अनीस अंसारी साहब, वो मिल गए और बहरहाल उनकी मदद से एक अच्छी मुलाजमत मुझे मिल गई और मैंने वो ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट की। तो ये कहने का मतलब है कि पुराने लोग जो हुआ करते थे उनके कुछ उसूल हुआ करते थे, ईमानदार बहुत होते थे, अपनी उससे समझौता नहीं करते थे किसी तरीके से, कोई गलत काम। उसी में एक मेरे वालिद साहब थे। एक वाक़या मैं बताऊं कि वो ज़माना आ गया, नोएडा आ गया, मेरा पोस्टिंग नोएडा हो गई, मैं नोएडा आ गया। तो एक पी शिवशंकर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, बहुत अहम कांग्रेस पार्टी के। तो वो मुझे मिल गए एक महफिल में। तो किसी ने मेरा तारुफ कराया कि भाई ये मलिकज़ादा मंजूर साहब के साहबजादे हैं, मलिकज़ादा जावेद। तो पी शिवशंकर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई मैं तो आपके वालिद का बड़ा मोतरिफ़ और मद्दाह हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके वालिद जब आएँ किसी रोज़ तो आप उन्हें मेरे यहाँ ले आइए, मेरे साथ वो चाय पिएं और आइए, कुछ दोस्तों को और बुला लेंगे। और मेरी बड़ी तमन्ना है, मैंने उनको मुशायरों में सुना है, डीसीएम वगैरह के मुशायरों में सुना है, लाल किले के मुशायरे में सुना है, डीसीएम के मुशायरे में सुना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मरतबा दूबदू उनके साथ बैठ के गुफ्तगू किया जाए, तो आप उन्हें ले आइए। तो मैंने कहा, साहब बिल्कुल सर, मैं जब भी वो आएंगे तो मैं उनको लेके हाजिर हो जाऊँगा। चुनांचे उसके कुछ ही दिनों बाद मलिकज़ादा साहब आए। तो मैंने उनसे पूछे बगैर शिवशंकर साहब के यहाँ फ़ोन कर दिया, पी शिवशंकर के यहाँ, कि साहब वो मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, मैं आप वक्त बताइए, मैं उनको लेके आता हूँ। उन्होंने वक्त दे दिया। खैर मलिकज़ादा साहब आए तो मैंने उनको बताया कि साहब वो तो बड़े आपके भक्त हैं, बड़े मुरीद हैं, आपको बहुत चाह रहे हैं कि आप उनके क्या आइए। अब वो कह रहे थे कि भाई मलिकज़ादा साहब आ जाएंगे तो एक बहुत छोटी अपने यहाँ कर लेंगे, तो आप चलिए, वहाँ टीवी वाले भी होंगे और रेडियो वाले भी होंगे और पूरा मीडिया होगा, प्रेस वगैरह होंगे, आप चलिए। तो कहने लगे, भाई हम तो वहाँ तो नहीं जाएंगे। हमने कहा, क्यों? कहने लगे, पुरानी दिल्ली में एक शायर है, उसने बहुत पहले मुझसे कहा था कि आप डॉक्टर साहब जब आप आएंगे तो अभी से आप वादा कर लीजिए कि आप मेरे यहाँ आएंगे, मैं एक आपके एजाज़ में नशिस्त रखूँगा। अरे मैंने कहा, साहब उसके यहाँ तो फिर भी चले सकते हैं, ये पी शिवशंकर सेंट्रल मिनिस्टर का मामला है। कल है नहीं। चुनांचे मैं पूरी कोशिश करता रहा कि मेरे वालिद साहब पुरानी दिल्ली के उस शायर के यहाँ ना जाएं और पी शिवशंकर सेंट्रल मिनिस्टर के यहाँ चले जाएं, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं गए और वहीं गए। बाद में मुझे पी शिवशंकर के यहाँ फ़ोन करके माजरत, कुछ बहाना बनाना पड़ा, माजरत। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेरे वालिद साहब की ये शख्सियत थी। आम तौर पर हम लोग
इस ज़माने के जो शोरा हैं, जो लोग हैं, उनके लिए बड़े एजाज़ की बात होती है कि कोई सियासी या कोई बहुत बड़ा ओहदेदार उनको बुलाए, उनकी पजीराई करे। तो वो आम तौर पर इस तरह के वो छोड़ दिया करते हैं इस तरह के प्रोग्राम। लेकिन मेरे वालिद ऐसे नहीं थे। वो अगर किसी से कुछ वादा कर लेते थे तो उसे पूरा करते थे। उसका एक और भी बड़ा अच्छा, मैंने आपको बताया कि कभी उन्होंने हम लोगों को, हमें तो ख़ास तौर से कभी किसी मुशायरे में रिकमेंड नहीं किया। लेकिन ये हुआ कि जब मैं मुशायरों में ठीक ठाक चलने उलने लगा तो मैं ये देखता था उनसे, कई जगह DCM के भी मुशायरे में उनका साथ रहा, तो मैं उनके चेहरे को देखता था तो ये लगता था कि उनको अंदर से खुशी, उनका चेहरा बता देता था कि अंदर से उनको खुशी होती थी। DCM के मुशायरे का जिक्र मैंने वहाँ का किया था बशीरबद्र के उस एपिसोड में, उसको चंदा दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये था कि वो अगर किसी से सुनते थे या कोई उनको बताता था कि भाई वो जावेद फला जगह बहुत कामयाब हुए और लोगों ने बड़ी पजीराई की और शायरी उनकी थोड़ा अलग है वगैरह वगैरह, तो वो बहुत खुश होते थे। जब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी और उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तो वहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में लारी कार्डियोलॉजी है, वहाँ पर फ़ौरन वक्त पर पहुँचा दिया गया। तो ये हो गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है और वहाँ उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप उम्र की उन मंजिलों में हैं कि इस मंजिल में हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आपको दवाओं से ठीक करेंगे। तो ठीक है, तो उनका इलाज चलता रहा घर पर। लेकिन उसके बाद उनकी सेहत जो है, हालांकि एक मेरे वालिद ने एक अच्छी उम्र पाई और जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी बहुत शान से गुजारी, लेकिन उनका आखिर उम्र तक भी वो अपने फ़ैसले पर किसी और के फ़ैसले को मुसल्लत नहीं करते थे। जो उनकी समझ में आता था, जो उनको बेहतर लगता था, वही करते थे। हम तमाम भाई बहन की शादी उनके ज़माने में उन्होंने अपने हाथ से किया। एक बहन है मेरी, उसका भी वो रह गई थी, उसका भी जल्दी ही कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है वो अपनी पूरी कर गए। तो उनका आया फ़ोन, कहने लगे भाई ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सेकंड ओपिनियन जो है वो ले लें दिल्ली के किसी डॉक्टर से। तो तुम ज़्यादा किसी अच्छे हार्ट के डॉक्टर को बताओ, उससे वक्त लो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ ये अस्पताल जो है अपना, नहीं, मैक्स हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर को, हमारे एक दोस्त हैं यहाँ डॉक्टर सिद्दीकी, बड़े अजीज़ दोस्त हैं मेरे, उनसे मैंने दरियाफ़त की। उन्होंने कहा यार वो डॉक्टर ये नया है और फला जगह है और ये डॉक्टर, इसकी बड़ी तारीफ़ लोग करते हैं और कहीं अमेरिका से पढ़ के आया है, ऐसे वक्त ले लेते हैं, आप अपने वालिद साहब को बुला लीजिए। खैर मैंने उनको कहा कि आप आ जाइए, आ जाए। खैर वो आए साहब हमारे यहाँ, और मैंने कहा अब्बू ये बड़ी मुश्किल से ये अपॉइंटमेंट मिला है, यहाँ पर है, आइए चलते हैं। कहीं उन्होंने रास्ते में डॉक्टर खलीलुल्लाह का नाम सुन लिया। ये डॉक्टर खलीलुल्लाह दिल्ली के किसी ज़माने में हार्ट के सबसे बड़े डॉक्टर तस्वूर किया जाते थे और ये इंदिरा गांधी के मतलब प्राइम मिनिस्टर के उस पैनल में थे, डॉक्टरों की उस पैनल में थे और बड़ा मकबूल थे ये। तो कहने लगे यार वो उसको खलीलुल्लाह को दिखाना है। हमने कहा ये नया डॉक्टर है अब्बू, ये नए नौजवान है, बहुत डेवलप कर गई है सर्जरी और अब हार्ट के मामला, अब तो बड़ा मेडिसिन डेवलप कर गया है सब कुछ, तो बेहतर ये है कि चलिए नया लड़का आया है, लोग बड़े चारों तरफ धूम है उसको। कहना भाई देखो नहीं, हमें दिखाना है तो डॉक्टर खलीलुल्लाह को दिखाना है।
अब मैं साहब मैं बड़ी उलझन में, कहने लगे भाई अगर तुम दिखा सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, डॉक्टर सिद्दीकी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो तो मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि खलीलुल्लाह को दिखाना है। तो खलीलुल्लाह के सिलसिले में डॉक्टर ने बताया और लोगों ने भी बताया कि साहब वो बहुत प्रोफेशनल हैं और एक अच्छा खासा बिल जो है उनके वो बना, बहुत प्रोफेशनल हैं और ताल्लुकात की कोई परवाह नहीं करते। तो चलिए, अब जब वाली साहब का कहा था हम उनको लेके पहुंच गए, उनके डॉक्टर साहब का जो अपना अस्पताल है वहाँ पहुंच गए। खैर साहब पर्चा वर्चा बन गया, उसके बाद उनका सब ईसीजी हुआ, ब्लड रिपोर्ट, सब सारा इंतज़ाम उन्हीं के यहाँ है, सब कुछ हो गया और दवा ववा लिख दिया, ये हो गया वो हो गया। तो जितना टेस्ट वगैरह और ये तमाम चीज़ें थी तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक अच्छा खासा बिल हो गया होगा। लेकिन जब हम पेमेंट करने के लिए पहुँचे उनके काउंटर पर, तो जो मोहतरमा बैठी हुई थी, जो काउंटर पे थी, जो लेडी थी जो पेमेंट वगैरह डील करती थी, उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको आप ये पर्चा। तो हम लोगों को ये लगा कि भाई कुछ एहतियात या कुछ दवा ववा कुछ बताएंगे। खैर हम चले गए। तो खलीलुल्लाह साहब जो हैं चाय की प्याली सजाए हुए इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग जब पहुँचे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने कई मरतबा डीसीएम के मुशायरों में आपकी निज़ामत सुनी है, आ गए ये बड़ी बात है। तो अब्बू ने ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो पेमेंट करने के लिए गया था, लेकिन वो कहने लगे साहब पेमेंट का सवाल आप यहाँ आ गए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने फ़ौरन घंटी बजाई, उस लेडी को बुलाया, कहने लगे डॉक्टर साहब जब भी आएंगे यहाँ पर हमारे अस्पताल, इनसे आपको कोई पेमेंट नहीं लेना है और सबसे पहले प्रायोरिटी पर इनको आप मुझे ला के दिखाएंगे। तो ये थी मेरे वालिद साहब की शख्सियत, मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त कि बड़े से बड़ा आदमी जो था वो उनके साथ वक्त बिताना चाहता था, उनकी इज़्ज़त करता। मैं अमेरिका के मुशायरे में जब गया तो अमेरिका के मुशायरे में मेरे एक दोस्त हैं, उनका मुशायरा था, नूर अमरोही। कई जगह 6-7 मुशायरे थे, मैं गया उनके मुशायरे में। तो जब लोगों को ये मालूम होता था कि ये मलिकज़ादा साहब के लड़के हैं तो आधी दाद तो मुझे उसी वक्त मिल जाती थी और एक अजीब सा इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा सामाइन के दिलों में हमारे लिए पैदा हो जाता था। और वो पजीराई लोग मेरे वालिद का किस्सा बताते थे कि डॉक्टर साहब जब आए थे तो मेरे यहाँ रुके थे, फिर हम लोग यहाँ गए थे। इतना मेरे वालिद साहब का नाम था, इतना वो। और उसके बाद जब नाज़िम मुशायरे मुझे बुलाते थे स्टेज पर और मैं जाता था और कलाम सुनाता था, तो और उसने ये जिक्र कर दिया कि साहब ये मलिकज़ादा साहब के साहबजादे हैं, मलिकज़ादा जावेद, तो काफ़ी देर तक लोग वेलकम करते थे, तालियां बजाते थे और दाद देते थे। आज भी मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे वालिद इतनी अज़हरदिल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया, उर्दू दुनिया उनका इज़्ज़त व एहतराम उनका करती थी और करती है। और अभी उनका ये भी जिक्र कर दूं कि उनकी जो किताबें हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी का बड़ी धूम है, रक़्स शरर का, और हर जगह से फ़ोन आते हैं कि भाई वो मिले, क्योंकि जितनी ऑटोबायोग्राफ़ी ख़ास तौर से उर्दू की लिखी गई हैं तो लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि ऑटोबायोग्राफ़ी की फ़हरिस्त तब तक मुकम्मल नहीं होती या वो होती जब तक उसमें मलिकज़ादा मंजूर अहमद की रक़्स शरर शामिल है। आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ी शिद्दत के साथ हमारी पूरी फैमिली को उनकी याद आती है, उनके साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आता है, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें याद आती हैं।
अल्लाह आप तमाम लोगों से दुआ है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और हमेशा उन्हें याद रखें। और उनके कुछ शेर मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सुनाता हूँ कि उनके कुछ शेर सुन लीजिए, उसी पर अपना ख़त्म करता हूँ कि मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समंदर होता है। मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समंदर होता है। तूफ़ान जो डुबो दे किश्ती को, किश्ती में अक्सर होता है। तूफ़ान जो डुबो दे किश्ती को, किश्ती में ही अक्सर होता है। अब ये भी शेर सुन लें साहब। इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे। इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे। अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये ज़िक्र बराबर होता है। अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये ज़िक्र बराबर होता है। ये भी शेर देखें कि ज़िंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। ज़िंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। और ये शेर देखें कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। और ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए। ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए। आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए। आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए। न खौफ बर्क़ न खौफ शरर लगे हैं मुझे। न खौफ बर्क़ न खौफ शरर लगे हैं मुझे। खुद अपने बाग के फूलों से डर लगी है मुझे। खुद अपने बाग के फूलों से डर लगी है मुझे। और ये भी शेर देखें कि अजीब दर्द का, ये आलमी पस मंज़र में एक बड़ा अच्छा शेर है कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में। कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे। कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे कहीं। और ये शेर भी ख़ास तौर से मैं सुनाना चाहता हूँ। उनका शेर बड़ा मकबूल है। देखें कि रोशन चेहरा भीगी जुल्फ़ें दूँ किसको किस पर तरजीह। रोशन चेहरा भीगी जुल्फ़ें दूँ किसको किस पर तरजीह। एक कसीदा धूप का लिखूँ एक गज़ल बरसात के नाम। एक कसीदा धूप का लिखूँ एक गज़ल बरसात के नाम। हज़रत मेरे वालिद की कब्र लखनऊ में खुर्रम नगर कब्रिस्तान में वो अपनी अब्दी नींद सो रहे हैं। उनका जो कतबा लगा हुआ है उस पर एक शेर कंधा है। वो शेर ये है कि जब कभी गोरे गरीबां से गुज़र मेरा हुआ। जब कभी गोरे गरीबां से गुज़र मेरा हुआ। मुझको महसूस हुई अपने कफन की खुशबू। ये उनके कतबे पर ये शेर लिखा हुआ है। फिर एक मरतबा दरख्वास्त है आपसे कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये हमारे पूरी फैमिली के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।